Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So hopefully you all are fine and doing good. So students चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे आज हम वो टॉपिक्स रिवाइज करेंगे। पेज नंबर 128 पे corrosion and its prevention. Corrosion is a slow and continuous eating away of a metal by the surrounding medium. ये corrosion की definition है। corrosion हम कहते हैं एक स्लो प्रोसेस को कंटिन्यूसली ये होता रहता है, लगातार होता रहता है, जिसमें कोई भी जो मेटल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है कम्प्लीटली। और वो कौन करता है? वो सराउंडिंग मीडियम करता है। सराउंडिंग मीडियम मीन्स एयर एंड वाटर। सो इसकी जो कंडीशंस हैं, ये जो सेकंड लाइन है यहाँ से आपकी हेडिंग आएगी कंडीशंस की। कोरोजन बेसिकली एक रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन है। इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही प्रोसेस हो रहे होते हैं। और जो कंडीशंस हैं मीन्स कि वो दो कंडीशन जिसकी प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है वो है एयर एंड मॉइस्चर। मॉइस्चर मीन्स के प्रेजेंस ऑफ वाटर। मेटल्स के आसपास अगर एयर प्रेजेंट है, एयर मीन्स के उसमें ऑक्सीजन गैस का होना ज़रूरी है, और मॉइस्चर मीन्स के वाटर। सो ऑक्सीजन और वाटर ये दो रिस्पॉन्सिबल है कोरोजन के लिए। कोरोजन की जो सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को जो जंग लग जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन एक जनरल टर्म है जो कि हम जनरली हर एक मेटल के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आयरन की अगर कोरोजन की बात हम करते हैं मीन्स कि आयरन को जंग लगना, लोहे को जंग लगना, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं रस्टिंग। रस्टिंग के लिए हमारे पास जो कंडीशंस होती हैं वो है मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर मीन्स के एयर हैविंग वाटर वेपर्स इन इट। वो एयर जिसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट हो, वाटर प्रेजेंट हो। देयर विल बी नो रस्टिंग इन वाटर वेपर्स फ्री ऑफ एयर। ऐसी अगर कंडीशन है कि उस वहाँ पे वाटर वेपर्स प्रेजेंट, एयर प्रेजेंट हो बट नो वाटर वेपर्स, उसमें वाटर वेपर्स ना प्रेजेंट हो, तो रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होता। और एयर फ्री ऑफ वाटर मीन्स कि अगर एयर हो वाटर ना हो, या फिर वाटर अवेलेबल हो एयर ना हो, तो ऐसी कंडीशन में रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होता। रस्टिंग के लिए दोनों का होना ज़रूरी है। नाउ स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। प्रोसेस ऑफ रस्टिंग स्टार्ट कैसे होता है? इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक रीजन बनता है, इसको हम कहते हैं एनोडिक रीजन। एनोडिक रीजन किसी भी मेटल सरफेस जहाँ पे जंग लग जाता है वहाँ पे सबसे पहले एनोडिक रीजन ये जनरेट होता है। ये कैसे होता है? अगर मेटल की सरफेस पे कहीं पे स्टेन वगैरह लग जाता है, यहाँ पे वहाँ पे कोई डेंट पड़ जाता है उसकी सरफेस के ऊपर, तो वो जो साइट होती है वहाँ से रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और इस जगह को हम एनोडिक रीजन कहते हैं। एनोडिक रीजन या एनोड वो जगह होती है जहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो एनोडिक रीजन होता है मेटल की सरफेस पे या आयरन की सरफेस पे जो बनता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। इसमें हमारे पास आयरन क्योंकि मेटल की सरफेस है, आयरन सरफेस है, तो आयरन जो है वो उसमें थाउजेंड्स ऑफ आयरन के एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो ये एक आयरन का जो एटम होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसलिए उसके ऊपर +2 चार्ज आता है। और यहाँ पे क्योंकि 2 एटम्स लिए हैं आयरन के, तो यहाँ पे 2 आयरन के आयन्स प्रोड्यूस होंगे, और एक आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 आयरन होंगे तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा यहाँ पे। तो एनोडिक रीजन पे ये रिएक्शन होता है। इसी पेज पे 128 पे इस टॉपिक के नीचे आपके पास ये फिगर है 7.6 रस्टिंग ऑफ आयरन यहाँ पे शो किया हुआ है। यहाँ पे देखिए मेटल की सरफेस यहाँ पे डेंट पड़ा हुआ है। ये डेंट की वजह से ये जो रीजन है, इस रीजन को एनोडिक रीजन हम कहेंगे, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। ऑक्सीडेशन का ही प्रोसेस हो रहा है, इसमें आयरन जो है वो Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये Fe+2 आयन्स बन रहे हैं। अब यहाँ पे ये आयन्स बन गए आयरन के। आयरन से जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, जो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करते हुए जाएंगे आयरन के उस सरफेस के पास जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो हाई कंसंट्रेशन में, और वहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट हो। तो वो जो रीजन जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन और वाटर की लेयर भी प्रेजेंट होती है, वहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस होता है, इसलिए इस रीजन को हम कैथोडिक रीजन कहते हैं। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? ये एनोडिक रीजन से फ्लो करते हुए आ रहे हैं इस रीजन की तरफ जहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर दोनों प्रेजेंट है। सो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो रिडक्शन रिएक्शन, इसमें ऑक्सीजन है, H+ आयन है, और साथ में ये वो इलेक्ट्रॉन है जो कि एनोड से आ रहे हैं।
तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस कैसे होता है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है, और ये H भी इसमें ऐड हो रहे हैं, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ही हो रहा है ऑक्सीजन में, इसलिए इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। सो कैथोडिक रीजन का भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उसमें ऑक्सीजन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। नाउ एसिडिक मीडियम, ये जो H प्लस है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये H प्लस कहाँ से आता है, ये H प्लस एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, और ये H आ कहाँ से रहा है, ये एसिड डोनेट कर रहा है। कौन सा एसिड, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में, ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो उससे जो एसिड बनता है उसे कार्बोनिक एसिड कहते हैं, और ये एसिड अपना H प्लस डोनेट करता है, इस रिएक्शन में ये H प्लस इन्वॉल्व होता है। ओवरऑल रिएक्शन एनोडिक रीजन और कैथोडिक रीजन, इन दोनों की ये जो रिएक्शन है इसको अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास ये फाइनल रिएक्शन आता है। इसमें फाइनल रिएक्शन में इन दोनों रिएक्शन को ही कंबाइन करके यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखें आयरन एटम है, ये आयनाइज हो गया Fe+2 में, और O2 ऑक्सीजन गैस यहाँ पे यूज़ हो रही थी, और जो आइंस हैं H+ आइंस वो यूज़ हो रहे थे, ये दोनों कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं। तो ये ओवरऑल हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है। Fe+2 आइंस, ये जो आइंस बनते हैं यहाँ पे ये स्प्रेड कर जाते हैं थ्रू आउट द सरफेस, जो आयरन मेटल है उसकी सरफेस पे ये आइंस स्प्रेड कर जाते हैं, और स्प्रेड जब करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी प्रेजेंट है, वाटर की लेयर भी प्रेजेंट है, तो उसके साथ ये आइंस रिएक्ट करते हैं और इसके रिजल्ट में ये सॉल्ट बनता है। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास इसे हम कह रहे हैं रस्ट। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है इसकी वजह से रस्टिंग होती है, उसको जंग लग जाता है। रस्टिंग की ये जो लेयर होती है ये पोरस होती है, इसमें पोर्स क्रिएट होते हैं। इट डज नॉट प्रिवेंट फर्दर कोरोजन, ये कोरोजन को स्टॉप नहीं करती बल्कि कोरोजन का प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहता है तब तक जब तक कि कंप्लीट मेटल डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। नेक्स्ट पेज नंबर 129 पे प्रिवेंशन मेथड्स हैं। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन को हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट है रिमूवल ऑफ स्टेन्स, कि मेटल की सरफेस पे अगर कोई स्टेन वगैरह रख जाता है, स्टेन इन एन आयरन रोड, इट एक्ट एज अ साइड फॉर कोरोजन, वो जो स्टेन या डेंट होता है वहीं से कोरोजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट में अगर उस स्टेन को अगर कहीं पे कोई धब्बा या लग जाता है, वो जगह ख़राब हो जाती है, तो उसको स्टार्ट से अगर हम प्रॉपरली क्लीन कर ले, उसको स्टेन को रिमूव कर लें, तो फर्दर प्रोसेस रस्टिंग का नहीं हो पाता। नेक्स्ट है मेथड पेंट्स एंड ग्रीसिंग, पेंट्स अगर अप्लाई कर दें या फिर ग्रीस कर दें उसको ऑयल के थ्रू, तो भी रस्टिंग का प्रोसेस स्टॉप किया जा सकता है। ग्रीसिंग और पेंटिंग ऑफ सरफेस कैन प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज मॉडर्न पेंट्स कंटेन अ कम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स कॉल्ड स्टेबलाइजर्स। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ की वजह से, इसकी डेवलपमेंट की वजह से आजकल जो पेंट्स आते हैं मॉडर्न पेंट्स, उसमें कुछ केमिकल्स कंबाइन फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम स्टेबलाइजर्स कहते हैं। ये कोरोजन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो वेदरिंग होता है, मींस के एटमॉस्फेयर जो वेदर चेंज होता है तो उसका जो इफेक्ट होता है मेटल के ऊपर, उससे भी मेटल्स को प्रोटेक्ट करता है और कोरोजन से भी उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अलॉइंग, अलॉइंग कहते हैं एक से ज़्यादा मेटल्स के मिक्सचर को। अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वन मेटल विद वन और मोर अदर मेटल्स। तो किसी भी एक मेटल का किसी और एक मेटल के साथ दो मेटल्स का कम्बिनेशन, या दो से ज़्यादा मेटल्स का कम्बिनेशन, या फिर एक मेटल और दूसरे नॉन मेटल्स का कम्बिनेशन, इसे हम अलॉय कहते हैं। अलॉइंग ऑफ आयरन विद अदर मेटल्स हैज़ प्रूव टू बी वेरी सक्सेसफुल टेक्निक अगेंस्ट रस्टिंग। अलॉइंग ऑफ आयरन, ये भी आयरन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जब हम आयरन को किसी और मेटल के साथ मिक्सचर की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो भी रस्टिंग के प्रोसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील जो होता है, इसमें आयरन के साथ क्रोमियम और निकल मेटल्स का इस्तेमाल किया होता है। तो स्टेनलेस स्टील 3 मेटल्स का मिक्सचर है। इससे क्या होता है कि स्टेनलेस स्टील जो है इसको उसकी रस्टिंग नहीं होती, जंग नहीं लग पाता उसको। नेक्स्ट मेथड है मेटालिक कोटिंग। मेटालिक कोटिंग कहते हैं मेटल्स के ऊपर कोटिंग करना, किसी और मेटल की लेयर चढ़ा देना। द बेस्ट मेथड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन ऑफ मेटल्स एक्सपोज टू एसिडिक कंडीशन इज कोटिंग द मेटल विद अदर मेटल। कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल्स का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, मीन्स के ऐसे मेटल जो कि कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं, उनको जंग नहीं लग पाता, और इसमें हमारे पास एग्जांपल्स है जिंक, एसेंट, टिन एंड क्रोमियम। तो ये 3 हमारे पास जो मेटल्स हैं ये कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल्स हैं। तो ये पॉइंट आप हाईलाइट कर लें, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल्स आपके पास ये 3 हैं।
इनको आयरन के ऊपर कोट किया जाता है। इससे आयरन जो है उसको कोरोजन उसकी नहीं होती, रस्टिंग का प्रोसेस नहीं हो पाता। इट इज़ मोस्ट वाइडली अप्लाइड टेक्निक इन द फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में जो टिन पैक्ड कैंस का इस्तेमाल किया जाता है पैकिंग के लिए, फूड जिसके अंदर पैक किए जाते हैं, उसमें भी ऐसा होता है। वो जो टिन कैंस होते हैं बेसिकली वो आयरन के होते हैं और उसके ऊपर टिन की कोटिंग की हुई होती है। The containers of iron are coated with tin to give it a longer life. Metallic coating can take place by physical as well as electrolytic method. मेटालिक कोटिंग, ये जो मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है, ये दो तरह से की जा सकती है। फिजिकली भी की जाती है और इलेक्ट्रोलिटिकली भी की जाती है, मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो फिजिकल मेथड्स है इसमें हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक है गैल्वेनाइजिंग और दूसरा है टिन कोटिंग। गैल्वेनाइजिंग को हम जिंक कोटिंग भी कहते हैं। जिंक कोटिंग हम कहते हैं उस प्रोसेस को जिसमें आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, थिन कोटिंग की जाती है। और इसके लिए जो मेथड है उसमें डिप किया जाता है क्लीन आयरन की शीट ली जाती है, उसको पहले जिंक क्लोराइड मल्टन फॉर्म में होता है, उसके अंदर पहले आयरन की शीट को डिप किया जाता है, उसको हीट किया जाता है एंड देन आयरन्स को उसमें से आयरन शीट को रिमूव किया जाता है और दोबारा से जिंक मेटल लिया जाता है। जिंक मेटल को मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है और उसमें आयरन की शीट को डिप करते हैं या रोल करते हैं और देन फाइनली जब उसको कूल किया जाता है तो ये जो जिंक मेटल होता है वो आयरन के ऊपर कोट हो जाता है कम्प्लीटली। तो ये एक फिजिकल मेथड है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं हुआ और ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हुआ है। सो इसका एडवांटेज ये है कि ये कोरोजन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है क्योंकि जिंक जो है वो कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल है। नेक्स्ट पेज नंबर 130 पे सेकंड फिजिकल मेथड है टिन कोटिंग। टिन कोटिंग हम कहते हैं, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखी, आप डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ टिन ऑन आयरन। आयरन के ऊपर टिन की लेयर की कोटिंग करने को हम टिन कोटिंग कहते हैं। और इसका मेथड भी मोर और लेस वैसी है जैसे कि जिंक कोटिंग की जाती है। आयरन को टिन के मल्टन टिन में डिप किया जाता है और उसको फिर रोलर्स में से पास करवाया जाता है। ये जो इस्तेमाल की जाती है टेक्निक, ये टिन कैंस जो बनाए जाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो ये भी कोरोजन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये तब तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जब तक कि टिन की लेयर उसके ऊपर रहती है। अगर टिन की लेयर डैमेज होती है तो उससे आयरन की रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वो मेटल की लेयर एक्सपोज हो जाती है टू द एयर और मॉइस्चर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं। ये प्रोसेस है जिसमें वन मेटल लेयर को डिपॉजिट किया जाता है दूसरे मेटल के ऊपर, मीन्स कि वही मेटालिक कोटिंग ही होती है बट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, उसकी प्रेजेंस में ये कोटिंग की जाती है। पर्पज इसका क्या है? दिस प्रोसेस इज यूज टू प्रोटेक्ट मेटल्स अगेंस्ट कोरोजन एंड टू इम्प्रूव देयर अपीयरेंस। एक तो मेटल्स को कोरोजन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए और दूसरा उसकी अपीयरेंस को इन्हेंस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कि जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उसके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है या सोने का पानी जो चढ़ाया जाता है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ही वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, उससे हम गोल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो इस तरह से वो उसकी अपीयरेंस को भी इन्हेंस कर देता है। प्रिंसिपल इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्या है? इस्टेब्लिश एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल इस्टेब्लिश किया जाता है जिसमें एनोड इस्तेमाल किया जाता है और कैथोड इस्तेमाल किया जाता है। दो किस्म के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एनोड वो मेटल होता है जिसकी हमने लेयर दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट करवानी है, जिसकी हमने कोटिंग दूसरे के ऊपर चढ़ानी है। फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने करनी है तो गोल्ड को हम एनोड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और जिस चीज़ के ऊपर उसकी कोटिंग करनी है उस मटेरियल का हम कैथोड इस्तेमाल करेंगे, उसको कैथोड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोलाइट हम वो उस सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे जिसका हमने एनोड बनाया हुआ है। अगर हमने गोल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग में गोल्ड इस्तेमाल करना है तो उसका एनोड होगा गोल्ड एनोड, और जो सोल्यूशन हम यूज़ करेंगे वो भी गोल्ड का ही होगा। सो अपैरेटस या रिक्वायरमेंट्स जो हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, वो एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। इस टैंक में हम रखते हैं इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन, इलेक्ट्रोड्स जिसमें एनोड और कैथोड दोनों होते हैं, और इसके अलावा दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है। प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमारे पास फर्स्ट स्टेप है वॉशिंग का। जिस भी मेटल की हमने कोटिंग करनी है उसको सबसे पहले वॉश किया जाता है।
विद द सैंड के साथ, रेत के साथ उसको रगड़ के साफ किया जाता है, और देन कॉस्टिक सोडा, और फिर फाइनली वाटर के साथ। देन एनोड लिया जाता है उस मेटल का जिसकी हमने कोटिंग करनी है दूसरे मेटल के ऊपर। कैथोड हम उस मेटल का इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर हमने लेयर दूसरे मेटल की चढ़ानी है। इलेक्ट्रोलाइट हम एनोड जिस भी मटेरियल का होगा उसी मटेरियल का हम इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेंगे, इसमें हम दोनों एनोड और कैथोड को डिप करके रखते हैं इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स मीन्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस होता है। कंक्लूजन में क्या होगा कि एनोड भी जिस भी मटेरियल का होता है वो फाइनली आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट होता जाता है कैथोड के ऊपर। तो एग्जांपल्स हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, फर्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर में जैसे कि सिल्वर स्पून वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें जो भी स्पून होता है उसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग की जाती है। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर इज कैरिड आउट बाय एस्टैब्लिशिंग इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया जाता है। तो इसमें ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में ब्लू कलर का जो आपको नजर आ रहा है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है। क्योंकि सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम कर रहे हैं तो यहाँ पे एनोड जो है वो सिल्वर का यूज़ करेंगे, सिल्वर को एनोड के तौर पर यूज़ करेंगे, और जो भी चीज़ है जिसके ऊपर हमने उसकी कोटिंग करनी है उसको कैथोड के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो सपोज हमने स्पून के ऊपर सिल्वर की लेयर चढ़ानी है, कोटिंग करनी है, तो यहाँ पे जो स्पून होगा उसको कैथोड के तौर पर इस्तेमाल किया है। एनोड हमने यहाँ पे लिया सिल्वर, और ये जो सोल्यूशन होगा वो हम उस मटेरियल का यूज़ करेंगे जिसका हमने एनोड इस्तेमाल किया है। तो क्योंकि एनोड जो है वो सिल्वर का है तो यहाँ पे जो सोल्यूशन हम लेंगे वो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे बैटरी, दोनों इलेक्ट्रोड्स को डिप किया हुआ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में और बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। जैसे ही बैटरी यहाँ से स्विच ऑन करेंगे करंट पास होगा इसमें से। जब करंट पास होता है तो उस दौरान ये जो एनोड है इस पे, एनोड क्या है, सिल्वर का बना हुआ है तो इसमें सिल्वर के एटम्स भी होंगे। तो एनोड पे क्या होता है कि सिल्वर के जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करते हुए जाते हैं कैथोड के ऊपर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट होते जाते हैं, यहाँ पे जमा होते जाते हैं, और ये जो आयन बनता है Ag+ आयन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हो गया सिल्वर का, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और जो आयन होगा वो चला जाएगा यहाँ पे सोल्यूशन में। अब सोल्यूशन में ये वाले आयन्स प्रेजेंट है Ag+ आयन। कैथोड के ऊपर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट होते जा रहे हैं तो कैथोड के ऊपर माइनस चार्ज डेवलप होगा, ये नेगेटिवली चार्ज है। अब अट्रैक्शन होती है बिटवीन ऑपोजिट आइंस। तो इस सोल्यूशन में हमारे पास Ag+ आइंस प्रेजेंट है, वो आइंस जाएंगे कैथोड की तरफ, कैथोड से इलेक्ट्रॉन को पिक करेंगे और वहीं पे ये सिल्वर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा, वहाँ पे स्टिक कर जाएगा स्पून के साथ। तो इस तरह से ये ओवरऑल प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। कॉमन एग्जाम्पल सिल्वर की प्लेटिंग हमारे पास है टेबल वेयर्स लाइक स्पून, फॉक्स वगैरह का इस्तेमाल जो किया जाता है, कटलरी, ज्वेलरी, स्टील ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनके ऊपर इसकी प्लेटिंग की जाती है। सो यहाँ पे आपका ये हेडिंग आएगी रिडॉक्स रिएक्शन की, देन केमिकल रिएक्शन एट एनोड की हेडिंग आएगी, आपने उसमें ये रिएक्शन लिखना है। कैथोड की हेडिंग में आपने ये रिएक्शन लिखना है, इसमें फिगर भी आएगी अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एंड देन इसकी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। ये सेकंड एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड की या इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। इसमें डेफिनेशन ही मेंशन, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग देंगे डेफिनेशन की। द डिपोजिशन ऑफ थिन लेयर ऑफ क्रोमियम ओवर मेटल ऑन द मेटल इलेक्ट्रोलिटिकली या बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। और प्रोसीजर इसका यहाँ पे डिटेल में प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है, वैसे ही है ऑलमोस्ट कि इसमें हम एनोड लेंगे, कैथोड लेंगे और इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम क्रोमियम यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट तीनों ही चेंज होंगे। तो यहाँ पे जो एनोड है वो यूज़ किया जाएगा एंटीमोनियल लेड का, और कैथोड तो ऑफ कोर्स वही हम यूज़ करेंगे उसी मटेरियल का जिसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है। तो जिस चीज़ की भी हमने कोटिंग करनी है उसको हम कैथोड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे यूज़ किया जाएगा क्रोमियम सल्फेट का सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन हम कहते हैं वो सोल्यूशन जिसको वाटर में बनाया जाता है, किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिजोल्व करके, तो वो एक्वस सोल्यूशन होता है। तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट यूज़ करेंगे और उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाएगा। सो ओवरऑल हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट कंटेनिंग लिटिल सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन होगा इसमें सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका यहाँ पे रिएक्शन होगा।
क्योंकि हम एक्वस सोल्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक्वस सोल्यूशन में वाटर भी प्रेजेंट है। आपकी बुक में ये रिएक्शन नहीं मेंशन, तो आप यहाँ पे इसको बेशक लिखते हैं साथ में 4H2O। वाटर भी प्रेजेंट है तो वाटर भी आइंस की फॉर्म में सोल्यूशन में मौजूद होता है। तो 4H2O में से 4H+ और 4OH आयन बनेंगे, क्योंकि वाटर जो है उसमें दो किस्म के आइंस होते हैं, एक H+ आयन हाइड्रोजन आयन और दूसरा OH- आयन। तो ये दोनों आयन्स प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रोलाइट में। और दूसरा, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन हम किसका यूज़ करें हैं, क्रोमियम सल्फेट का। ये क्रोमियम सल्फेट का जो सॉल्ट है उसका फार्मूला है, ये भी आइंस के फॉर्म में सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है, ये इस फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता। जिस भी सॉल्ट को हम वाटर में जब मिक्स करते हैं तो वो सॉल्ट जो होता है वो आइंस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl भी जो हम वाटर में डालते हैं तो वो Na और प्लस और Cl- की फॉर्म में, आइंस की फॉर्म में वाटर में मौजूद होता है। तो ये आयन भी, ये जो सॉल्ट है ये भी इस तरह के आइंस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट जो हम यूज़ करें उसमें ये 4 किस्म के आइंस प्रेजेंट हैं। अब एनोड और कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा कि एनोड पे, यहाँ पे एनोड पे पॉजिटिवली चार्ज होता है एनोड, तो उसकी तरफ नेगेटिव आइंस जाएंगे। नेगेटिव यहाँ पे दो किस्म के आयन है, एक है सल्फेट और दूसरा OH। दोनों में से OH आयन जो है ये जो है जाएगा स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है इसलिए ये जाएगा एनोड की तरफ, और वहाँ पे ये एनोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और हमेशा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस पे माइनस चार्ज इंडिकेट कर रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसमें से 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं और रिमेनिंग जो 2 ऑक्सीजन है वो O2 की गैस की फॉर्म में यहाँ पे रिलीज होंगे। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एनोड के वो कैथोड की तरफ आ जाते हैं, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज आता है, और क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है तो कैथोड की तरफ पॉजिटिव आइंस आएंगे। पॉजिटिव आइन जो सोल्यूशन में वो दो किस्म के मौजूद है, एक H+ और दूसरा Cr+3। दोनों में से जो स्ट्रांगली पॉजिटिवली चार्ज होंगे जिनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो अट्रैक्ट होंगे कैथोड की तरफ। तो Cr+3 आइन जो है ये अट्रैक्ट होंगे कैथोड की तरफ। +3 मीन्स इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स पिक करेंगे, और Cr क्रोमियम के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये आइंस वहीं पे डिपॉजिट हो जाएंगे। क्रोमियम जो होगा वो डिपॉजिट होता जाएगा कैथोड के ऊपर। तो इस तरह से हमने कैथोड जैसी मटेरियल का इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर सोल्यूशन से Cr+3 आइंस आते जाएंगे और उस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे। इस तरह से क्रोमियम की उसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी। देन ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसकी लास्ट 2 लाइंस में पर्पस लिखा हुआ है इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, तो ये आप स्टार्टिंग में डेफिनेशन के बाद ये वाली हेडिंग मेंशन कर सकते हैं। पहले आप डेफिनेशन लिख लें, देन पर्पस लिख लें कि इसका पर्पस क्या है। तो पर्पस इसका यही है, टू रेजिस्ट कोरोजन एंड गिव्स ब्राइट सिल्वरी अपीयरेंस टू द ऑब्जेक्ट। तो ये दो इसकी इंपॉर्टेंस है, एक तो वो कोरोजन को प्रिवेंट करता है, रेजिस्ट करता है, दूसरा वो सिल्वरी अपीयरेंस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये जो पैराग्राफ है इसमें मेंशन किया गया है कॉपर और निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, कि क्रोमियम की जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है उससे पहले जो भी मटेरियल है उसके ऊपर निकल या कॉपर वो कोट किया जाता है। वो इसलिए कोट किया जाता है क्योंकि क्रोमियम जो है वो एडहेयर नहीं होता, नहीं उसके साथ अटैच हो पाता स्टील के सरफेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर हमने क्रोमियम की कोटिंग करनी है तो स्टील के ऊपर क्रोमियम नहीं एडहेयर होता, उसके ऊपर अटैच नहीं हो पाता, तो इसलिए पहले स्टील के ऊपर निकल या कॉपर उसकी कोटिंग की जाती है और उसके बाद फिर क्रोमियम की कोटिंग की जाती है। सो इस टॉपिक के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अकॉर्डिंग टू योर ALP 2021 का जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली आपका ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।